चलो, सो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट्स एरो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। फंक्शन हमें समझ में आता है, हमने फंक्शन के सारे प्रोसेसेस ऑलरेडी कर लिए हुए। बट अ फंक्शन एरो फंक्शन इन जेएस बेसिकली कहते हैं एरो फंक्शन एक्सप्रेशन इज द कॉम्पैक्ट ऑल्टरनेटिव टू अ ट्रेडिशनल फंक्शन एक्सप्रेशन विच मीन्स, देखो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना जहाँ पे हर चीज़ को लिखने का एक डिफरेंट ही तरीका है। वही जो चीज़ अगर आपको जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन ही बनाना है, बट फंक्शन को बनाने के ना वी गॉट डिफरेंट वेज जो आपको किसी और प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं मिलते। एरो फंक्शन एज अ नेम सेज एरो, इसके अंदर एरोस का यूज होता है विद सम सिमेंटिक डिफरेंसेस एंड डेलिब्रेट लिमिटेशंस इन यूसेज। एरो functions don't have their own bindings to this argument or a super or should not be used as methods। ये कुछ methods नहीं होते, they are just anonymous function to write small codes in that। एरो functions cannot be used as constructor। बस ये याद रखना ये लाइन दैट एरो फंक्शंस कैन नॉट बी यूज्ड एज कंस्ट्रक्टर। नाउ व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर विल टॉक अबाउट लेटर जब आप क्लास बनाओगे। कॉलिंग them with the new throws a type error। They also don't have access to the new dot target keyword, so we got some different keywords for that you cannot access any other functions of that। definitely अगर आप नई तरीके की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें कोई ना कोई limitations definitely होती हैं। Arrow functions cannot use yield with their body and cannot be created as a generated function। सिंपल सिंपल सी बात कि फंक्शन किसके लिए यूज़ होता है, यू नो कोड ब्लॉक के लिए यूज़ होते हैं, वेट फॉर लेस कोड अगर आप समझो इसके अंदर। यहाँ पे ये क्या है, दैट्स एन एक्सप्रेशन। लेट मी जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस एंड विल टॉक अबाउट इट। ठीक है जी, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया यहाँ से। लेट मी जस्ट पेस्ट इट इनसाइड दिस एंड इसको समझते हैं। फॉर दिस वेरी फर्स्ट लाइन उन्होंने ये लॉजिक बना के रखा हुआ है, दैट्स एन एक्सप्रेशन। अगर आपने किसी भी वेरिएबल के आगे ये लॉजिक बना के इस तरीके से एक्सप्रेशन लिख दिया, दैट वुड बी कॉल्ड एज द एरो फंक्शन। हालांकि इसको थोड़ा अच्छे से करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। पैरम दैट कुड बी एनी वेरिएबल और एन एक्सप्रेशन। चाहे आप डायरेक्ट पैरा मतलब पैरामीटर्स बेसिक, चाहे आप डायरेक्ट लिखो, चाहे आप उस फंक्शन की डिक्लेरेशन के अंदर लिखो, चाहे आप मल्टीपल दो, चाहे आप डायरेक्टली इस मेथड को अप्लाई करो। एंड लेट मी टेल यू दैट दिस इज़ द मोस्ट यूज्ड मेथड एवर। ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला तरीका है फॉर एरो फंक्शंस कि आप ये ब्रैकेट बनाओ। मैंने बहुत बार बताया ना इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू बी अ फंक्शन। तो फंक्शन के आगे आपने ऐसे एरो बना दिया, उसके बाद आपने कर्ली ब्रेसेस बना दी और यहाँ पे आपने नंबर ऑफ कोड लिख दिया जो आपको चाहिए। या तो आप डायरेक्टली पैरामीटर को डिफाइन करके भी ये बना सकते हो, बट फॉर बिगिनर्स आपके लिए थोड़ा सिंपल रहेगा। तो ये होते हैं सिंटेक्स, ये सारे सिंटेक्स से किस किस तरीक़ों से आप इनको लिख सकते हो। ईजी वे अगर हम बात करें तो रुको लेट मी जस्ट कि मैं आपके लिए ये लाइन लिख दूँ, कॉपी एंड VS कोड में दोबारा ओपन कर लेती हूँ। सो लास्ट टाइम हमने ये वेरिएबल्स वगैरह हमने बना लिए थे अच्छे से। ओके, तो आई होप आपके टास्क भी साइड बाय साइड कंप्लीट हो रहे हैं। जिनको प्रॉब्लम आ रही है पुराने लॉजिक्स में वो प्लीज़ मुझे बता देना। ये जो हमने लिखा है इजी वे, इसको ज़रा रिमूव करते हैं। सपोज मैंने क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट ग्रीटिंग्स, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कांस्टेंट आ देती हूँ, मैं इसको लेट कर देती हूँ और यहाँ से ग्रीटिंग्स रहने देती हूँ। बड़े ध्यान से समझो, मैंने कहा सपोज एक वेरिएबल है लेट ग्रीटिंग्स और इस तरीके से हमने फंक्शन बनाया। अभी चलो छोड़ो, मान लो आपको इस ऐसे भी वेरिएबल्स के बारे में नहीं पता। जनरली आप क्या करते हो, आप फंक्शन बनाते हो, आपने लिखा होगा मैसेज और आपने इस तरीके से लिखा होगा, एक सेकेंड,
दैट दिस इज द डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अभी मैं पैरामीटर्स की बात नहीं कर रही, अब मैंने यहाँ पे कहा दैट इस पर्टिकुलर फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड। इसको आप कंसोल पे प्रिंट कराओ या मैसेज पे प्रिंट कराओ, दैट डजंट मैटर। ओप्स, मुझे इसका कॉपी बात करना पड़ेगा, कॉपी पाथ एंड फंक्शन को कॉल किया जाता है, इन्वोक किया जाता है। मैंने इन्वोक नहीं किया था तो फंक्शन नहीं चलेगा, अब फंक्शन चल गया। सिंपल सा लॉजिक। हम क्या कह रहे हैं कि ये तो वो सिंपल सा मेथड है ना फंक्शन का जो अभी तक आप बनाते आ रहे हो। मैंने क्या कहा, अगर इस पूरे मैसेज नाम के फंक्शन के अंदर मैं एक काम करूँ, मैं पैरामीटर्स भी दे दूँ। मैंने कहा एक ए पैरामीटर होगा, एक बी पैरामीटर होगा, ठीक है, और फंक्शन एंड दैट सेज ऐड फंक्शन, ठीक है। और ये जो फंक्शन होगा वो रिटर्न कराएगा ए प्लस बी, ठीक है। तो मैसेज के अंदर यहाँ पे भी अगर मैं चाहूँ, लेट मी जस्ट रिमूव दिस, और इसको अगर तरीके से लिखे तो ऐड 10 20 होगा। एंड इफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज रिटर्निंग समथिंग तो मैं उसको एक रिजल्ट में स्टोर करवा दूंगी। एंड लास्टली डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर मैं रिजल्ट लिखूं तो क्या ऐसा चलना चाहिए कि नहीं? गैस करो क्विक, अगर गैस कर सकते हो। मिल गया 30 आंसर। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर आपने इतना ही कोड लिखना है तो इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमाइज कर सकते हो। मैंने कहा अगर मैं इस सारे फंक्शन को पहले ही किसी रिजल्ट में स्टोर करवा दूँ, अभी मुझे पता नहीं वो रिजल्ट क्या है, मैंने कहा वो एक लेट नाम से बना एक रिजल्ट है। अभी मैं ज़रा फंक्शन कॉल को भी हटा देती हूँ, अभी मैं इसको भी हटा देती हूँ। मैंने यहाँ तक करा, लेट चेक कंसोल कि मेरे यहाँ तक फंक्शन को लिखने में कोई एरर आया है, नहीं, फंक्शन को लिखने में मेरा कोई एरर आया नहीं है। मैंने किया क्या, मैंने ये फंक्शन बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक का फंक्शन बन गया, ये a प्लस बी को रिटर्न करेगा, और मैंने इसको पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल में डाल दिया। सपोज आई हैव टू यूज, इसीलिए तो आपने फंक्शन का यूज़ किया, बिकॉज यू वांट टू रिपीट अ कंप्लीट नंबर ऑफ कोड फॉर स्पेसिफिक रीजंस। तो अगर मैंने इतने लंबे जो मेरे पास जितना कोड था उसको मैंने एक छोटे से वेरिएबल में अगर असाइन करवा दिया तो क्या मेरा वो वेरिएबल बार बार यूज़ होगा कि नहीं होगा? ये तो कोड था ना ये वाला, और 4 लाइन्स, 5th लाइन, तो उनको क्या किया, स्टोर करवा दिया एक वेरिएबल में। तो अब अगर मैं इसी वेरिएबल को सेम यूज़ कर रही, मैं कुछ चेंज नहीं कर रही, तो क्या मुझे सेम मिलेगा? कहता है ऐड इज़ नॉट डिफाइंड, ऐड इज़ नॉट डिफाइंड। ये फंक्शन तो आप कह रहे हो बना बनाया है, यहाँ पे वो कह रहा है ऐड डिफाइन नहीं है, बिकॉज अब ये जो सारा फंक्शन है असाइंड हो चुका हुआ है रिजल्ट को। तो फिर क्या करना चाहिए, तो हमें क्या ये मान के चलना चाहिए कि रिजल्ट ही अब हमारा फंक्शन है? तो अगर मैं रिजल्ट के अंदर 10, 20 का स्टोर करवाऊँ, ठीक, और मैं एक काम करती हूँ, मैं इसी को इसके अंदर शो करवा देती हूँ रिजल्ट, और मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर डाल देती हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ। अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिख दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैं कुछ ऐसा लॉजिक लिख रही हूँ, तो फिर तो आंसर मिल गया। बात समझ में आई? अब बड़े ध्यान से समझो, मैं फिर से एक्सप्लेन करने लगी हूँ, क्योंकि एरो फंक्शन इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। मैंने कहा कि मैंने एक फ़ंक्शन बनाया था, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको फ़ंक्शन बड़ा अच्छे से समझ में आता है कि फ़ंक्शन क्या होता है, कैसे बनता है। मैंने कहा अब फॉर न्यू और चेंज मैं इस सारे फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करवा रही हूँ। तो मतलब अगर मैं अभी ऐड को कॉल करूँ, आई एम नॉट एबल टू कॉल दी ऐड फंक्शन। आपने देखा वहाँ पे एरर आ गया था, बिकॉज दिस होल फंक्शन इज बीइंग असाइंड टू दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। नाउ अब हमें ये समझना होगा दैट ये जो रिजल्ट है ना, ये मेरे क्या है, फंक्शन का नाम है।
आई नो आपको समझते टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होगी, बट जस्ट इमेजिन इट इज़ यूज फॉर द सिक्योरिटी पर्पज एज वेल, सो दैट नो वन द अदर पर्सन, मे बी इट कुड बी फॉर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, कोई भी आपका कोड हार्म ना कर सके. दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेज. ये आप स्टेज नंबर 1 समझ सकते हो फॉर योर सिक्योरिटी इन द मॉडुलर प्रोग्रामिंग. बात समझ में आई? हमने कहा तो मैंने यहाँ पे ये देखो फेच करने की कोशिश करी थी ना, तो यहाँ पे उसने मुझे एरर दे दिया था, दैट वाज नॉट अलाउड. ठीक. अब मैंने क्या किया, मैंने ऐड को कंसिडर नहीं किया, मैं भूल गई कि अब ऐड मुझे यूज़ करना है, बिकॉज ऐड को कहाँ पे स्टोर करवा दिया, रिजल्ट के अंदर. सो व्हाट आई एम यूजिंग दिस रिजल्ट. तो मैंने कहा रिजल्ट जो है उसके अंदर 2 पैरामीटर पास किए, क्योंकि यहाँ पे भी ऐड के अंदर भी पास किए थे, और उसको सी में स्टोर करवा दिया और सी को प्रिंट करा दिया. अब मेजॉरिटी बच्चों को क्या डाउट होगा, वो कहेंगे एक सेकेंड आपने किया क्या, फंक्शन का नाम क्या है ऐड, वेरिएबल का नाम क्या है रिजल्ट. मैंने तो दोनों को इंटरचेंज कर दिया. फंक्शन की जगह, फंक्शन नाम की जगह मैंने वेरिएबल को यूज किया. दिस इज व्हाट यू डू ना, दिस इज व्हाट यू डू. इट्स नॉट कंप्लीटली एन एरो फंक्शन राइट नाउ, जस्ट दिस इज जस्ट अ स्टेज 1 कि आप इस तरीके से फंक्शन को यूज कर सकते हो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड anonymous function. anonymous function, anonymous का मतलब क्या होता है, जिसका पता ही नहीं है, which is not identified. तो anonymous मतलब हो गया this is stage 1 of the anonymous function. अगर ये समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो प्लीज बता दो. ठीक है. अब अगर मैं इसको मान के चलती हूँ एज केस 1, तो ये हमें समझ में आया थोड़ा बहुत. अब मैंने कहा लेट्स गो फॉर द केस 2. ठीक है. यही फंक्शन रिपीटेडली ले लेते हैं. फंक्शन लिखा नहीं गया यहाँ पे, एक सेकेंड. ओके, कॉपी, इसको हम हटा के ये डाल देते हैं, लेकिन हम कमेंट नहीं करेंगे. हमने ये लॉजिक लिखा, ठीक है. बट अब बात तो फिर वही आ गई, अनोनिमस फंक्शन, विच मीन्स कि आपको नहीं पता कि फंक्शन बेसिकली है कौन सा. तो मैंने पता क्या किया, मैंने यहाँ से अगर फंक्शन का नाम हटा दिया, मैं अभी यहाँ से कॉलिंग हटा रही हूँ, मैं नहीं लिख रही. सिर्फ फंक्शन पहले एक एक स्टेप देखा करो, इकट्ठे सारे स्टेप करोगे ना तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे. तो मैंने अभी एक स्टेप देखा, मैंने कहा पहले चेक कर दे कि क्या फंक्शन ठीक लिखा गया कि नहीं, कॉलिंग बाद में देखेंगे. सो यहाँ पे चलते हैं, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, लेट्स चेक द कंसोल. कोई एरर आया? नहीं, कोई एरर नहीं आया, विच मीन्स मैंने जितना काम यहाँ तक करा है वो करेक्ट है. बात है कॉलिंग के टाइम. देखो फंक्शन का तब तक कोई वजूद नहीं है जब तक आप उसको कॉलिंग नहीं करते, तो ऑब्वियसली सारे एरर्स तो आपको कॉलिंग के टाइम पे शो होगे ना. हम यहाँ पे सिर्फ एक सिंटेक्स का एरर चेक कर रहे हैं. तो अब ज़रा मैं इसको दोबारा कॉल कराऊँ, बिकॉज मुझे पता चल गया इसको तो कॉल कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐड एग्जिस्ट ही नहीं करता. आंसर मिल गया फिर भी 30. तो चाहे आप ये वाला मोड यूज़ कर लो, चाहे आप ये वाला मोड यूज़ कर लो, both are the anonymous function, which means when you assign your complete function into a certain variable, that variable inherits or takes the property of that particular function which is assigned to it. कहने का सिंपल मतलब, सिंपल भाषा में, जब आपने एक पूरे के पूरे फंक्शन को, वेदर वो पैरामीटर में है चाहे वो पैरामीटर्स में नहीं है, अगर आपने उसको एक पूरे फंक्शन को असाइन करवा दिया एक वेरिएबल में, यू हैव टू टेक दैट वेरिएबल नेम एज अ फंक्शन कॉल. अब वो क्या बन गया है, एक अनोनिमस फंक्शन बन गया. सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इट, अनोनिमस फंक्शन. अनोनिमस फंक्शन, सिंपल सी बात. कोई डाउट है तो प्लीज़ बताओ. बन गया ये अनोनिमस फंक्शन. अब अगर मैं यहाँ पे लूँ फॉर द केस 3, ठीक है. अब मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग में याद है मैंने ये जो कोड लिखा था, क्या लिखा था, लेट ग्रीटिंग्स इज इक्वल्स टू नेम. वी डोंट नो विच नेम इट इज़, वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरामीटर हियर. एंड देन एरो लगा के फंक्शन को रिटर्न कर दो. मतलब अभी तो मैं फंक्शन के कीवर्ड को भी यूज़ नहीं कर रही. तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक लेट रिजल्ट नाम का पैरामीटर बनाओ, ठीक है. उसके अंदर पास तुम्हें क्या करना है, ए और बी पास किया,
यहाँ पे एरो लगा दिया और यहाँ पे बोल दिया रिटर्न कर दो a+b। फिर यहाँ पे क्या करेंगे सी, हाँ ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी लाइन में भी पूरी चीज़ लिख सकते हो, बट मैं थोड़ा चेंज करके लिख रही हूँ बिकॉज मुझे ज़्यादा लाइन लिखनी पड़ जाए कोई बात नहीं, बट क्लियर आपको होना चाहिए पूरा का पूरा कंसेप्ट। तो आंसर फिर भी सेम आ रहा है। रुको मैं काम करती हूँ, मैं वैल्यू चेंज कर देती हूँ ताकि आपको नज़र में आए कि नई वैल्यू चेंज हुई है। 20 कर देते हैं, 40 आंसर आ गया। तो मतलब यही वाला आउटपुट एग्जीक्यूट हुआ जो मैंने लिखा है। मैंने सिंपल सा लॉजिक क्या कहा, अभी मैंने यहाँ से फंक्शन का नाम भी हटा दिया हुआ है और फंक्शन का कीवर्ड भी हटा दिया हुआ है। तो अनोनिमस फंक्शन से मैंने क्या बना दिया, एक एरो फंक्शन बना दिया। ये क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल को क्या असाइन कराया गया, 2 पैरामीटर, और 2 पैरामीटर के बाद इस एरो को क्रिएट किया गया। तो यहीं पे आपका कंपाइलर समझ जाएगा कि दिस इज एन एरो फंक्शन, और उसको क्या किया, a+b वर्किंग है, ये रिटर्न क्या कर रहा है, a+b को रिटर्न कर रहा है। और जब ये कोड बाहर आएगा, फंक्शन कॉल की जांच होंगी, तो यहाँ पे किसके साथ कॉल करेंगे, वेरिएबल के नाम के साथ, और उसके अंदर क्या पास करा देंगे, 2 वैल्यूज़। तो 2 वैल्यूज़ हमें यहाँ पे चाहिए होंगी, उसको पास कराया, स्टोर करवाया, और उसी वेरिएबल को हमने प्रिंट करा के दे दिया। कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज़ बताओ। बहुत इजी होता है ये फंक्शन, अगर बस आप थोड़ा सा ध्यान रखो ना इसके अंदर, तो आपको किसी चीज़ की दिक्कत आएगी नहीं। बस ये थोड़ा तरीके से समझने वाले फंक्शंस होते हैं। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द एरो फंक्शन। अगर आप चाहो तो इसके अंदर नाम प्रिंट कर सकते हो। अगर मैं यही एग्जांपल आपको यहाँ पे शो करके बताऊँ, फॉर दिस, इसको मैं कमेंट कर रही हूँ और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको अनकमेंट और इसको भी अनकमेंट, ठीक है, एंड इसको अनकमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट ग्रेटिंग्स इज इक्वल्स टू अ पैरामीटर इज इक्वल्स टू एरो फंक्शन एंड दिस कर्ली ब्रेसेस। उसके अंदर क्या लिखा गया है, रिटर्न हेलो, जो भी नाम आएगा, अभी नाम तुम्हें पता ही नहीं क्या है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट भी करती हूँ ना, तो लेट्स चेक इसका आउटपुट कैसा आएगा। क्या आउटपुट आया, कुछ आया नहीं। क्या हमने कॉल करवाया, नहीं। कॉल कैसे करवाएंगे इसको, सोचो ज़रा। 2 मिनट का पहले ना, 2 मिनट का पॉज लो एंड जस्ट थिंक करो कि वो आंसर इसका क्या आएगा। जस्ट 2 मिनट का पॉज लो, सोचो कैसे लिखेंगे, इसका आंसर क्या आएगा। क्योंकि जिसको आंसर ये नहीं ना आया, उसको पक्का ही नहीं कुछ पता लग रहा कि दुनियादारी में हो क्या रहा है। जिसको आंसर पता है वो गूगल अपने ऑनलाइन मीट पे कैप्शन पे अपना आंसर बता सकते हैं। सपोज मुझे सबसे पहले क्या लेना होगा, ग्रीटिंग्स। तो उसके अंदर मैं सिर्फ क्या डाल दूँ, एम के डाल दूँ। इससे होगा कि नहीं होगा, सोचो ज़रा। मेरे काम करने से पहले ना ज़रा अंदाज़ा लगाया करो कैसा होगा कि नहीं। नहीं हुआ, कंसोल पे कोई एरर आया, नहीं। एक सेकेंड, ठीक है। लेट ग्रीटिंग्स इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, एज अ नेम पैरामीटर। यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है, हेलो। और ये जो डॉलर सिंबल आया ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, उससे नाम प्रिंट होगा। विच मीन्स वी डोंट नो वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है। आपको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू का इनपुट लेना पड़ेगा ना, या तो उसको कॉलिंग के टाइम पे बताना पड़ेगा। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं यूज़ हुआ, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ एक मैसेज को प्रिंट करा जा रहा है बैकटिक की यूज़ से कि हेलो बैकटिक के अंदर, एंड डॉलर सिंबल के साथ वेरिएबल को प्रिंट कराया जा रहा है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर वो चीज़ें लिख रहे थे। अभी मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे तो आप प्रिंट नहीं कर पाओगे। क्या होगा, क्या मैं इस पूरी लाइन को डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखूँ, करके देखें।
डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आ गए नाम, बहुत सिंपल था। जस्ट यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन और सारा काम हो जाएगा। सिंपल से लॉजिक है। अरे ये एरो फंक्शन है, अभी ये पैरामीटर है, तो पैरामीटर की वैल्यू तो देनी पड़ेगी, तो हमने दे दी। आपने देखा यहाँ पे डबल कोट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिखा हुआ, आपने सिर्फ फंक्शन को कॉल करा है। इट्स नॉट इनफ, यू हैव टू चेक कि मिस्टेक कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे दिक्कत है, क्या मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है कि नहीं लिखा, क्या मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर एक फंक्शन को पास करा सकती हूँ कि नहीं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अब वो सारी चीज़ें डिपेंड पड़ती है हाउ मच यू हैव प्रैक्टिस, कि आपको इन चीज़ों की कितनी प्रैक्टिस आपने डाली हुई है। आई होप ये लॉजिक्स आपको क्लियर है। चाहो तो ऊपर पहले पार्स इंट या पार्स फ्लोट के साथ किसी और प्रॉम्प्ट के साथ इनपुट लेके देखो, फिर इनपुट वेरिएबल को पास करा के देखो एक मेथड के अंदर, इन लॉजिक्स को करके देखो, फिर टर्म्स अच्छे से क्लियर होती हैं। ठीक, ये बंद होने वाला है। Let me just मेरा लैपटॉप बंद हो गया था 1 मिनट में। सो ये भी काम हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, ये भी एरो फंक्शन आपका बन गया। अब एक 2-4 एग्जांपल्स और हैं, एक सेकंड में रीजॉइन कर लूँ। ये कुछ नीचे स्निपेट्स बता के दिए हूँ आप लोगों के लिए। फंक्शन है जैसे किस तरीके से ऐड हो रहा है, रिमूव द वर्ड फंक्शन एंड प्लेस एरो बिटवीन द आर्गुमेंट एंड ओपनिंग बॉडी। ये आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, प्लीज़ इनको फॉलो ज़रूर करना। ठीक है, वैसे तो चलो इसी तरीके से समझाया तो मेरे को ज़रूरत पड़ती नहीं चाहिए, स्टिल आई विल सेंड दैट।